गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज को लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज भी प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज हम समझते हैं जो यूरोपियन महाद्वीप है, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर ऑलरेडी 5 एपिसोड अपलोड कर दिया गया है। यह उसका 6वां एपिसोड है और आज के एपिसोड में विशेष तौर पर हम लोग जो रशियन फेडरेशन है उसकी चर्चा करेंगे कि रशियन फेडरेशन का जो वर्तमान प्रारूप है, अर्थात जो इसका विभाजन है और इसके परिणाम स्वरूप कितने राष्ट्रों का फॉर्मेशन हुआ है, उसकी चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बने देशों की, इसके परिणाम स्वरूप टोटल 15 देशों का फॉर्मेशन हुआ है। कितने देशों का फॉर्मेशन हुआ है? 15 देशों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, जिनमें से 12 देश जो हैं एक किसका निर्माण करते हैं? इन्हें कहते हैं राज्यों का राष्ट्रकुल, अर्थात इसी को कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। कितने शामिल किए गए हैं CIS में? इनमें संख्या है 12। बाकी जो 3 हैं ये हैं बाल्टिक देश। कैसे देश हैं? 3। ये हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक यहाँ पर है, ये है बाल्टिक, और इससे संबंध रखने वाले 3 राष्ट्र हैं। इसमें इस्तोनिया मिलता है, लाटविया मिलता है और लिथुआनिया मिलता है। ये 3 जो हैं यह बाल्टिक कंट्री में आते हैं, अर्थात ये भी रशियन फेडरेशन का ही पार्ट थे अतीत में, लेकिन वर्तमान में यह अलग हो चुके हैं। तो 3 ये हो गए, 12 और जो हैं उनको हम कहते हैं CIS, अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यहां पर अगर हम बात करें संयुक्त राज्यों का जो राष्ट्रकुल है अर्थात CIS, इसके अंतर्गत रूस एवं अन्य 11 स्वतंत्र देश हैं। अगर रूस को उसमें शामिल किया जाए तो 12, और रूस को चूंकि रूस ही उसका लीडर है तो इसलिए रूस प्लस 11 अन्य राष्ट्र को मिला करके जो कह सकते हैं एक प्रकार से ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम है संयुक्त राष्ट्रों का राज्य कुल, या हम कहें संयुक्त राज्यों का राष्ट्र कुल। यहां पर इसका जो मुख्यालय बनाया गया है CIS का, यह यूरोपीय भाग में जो बेलारूस का मिन्स्क है यहां पर स्थापित किया गया है। तो ये है बेलारूस, और बेलारूस में ही यहां पर मिलता है मिन्स्क। तो मिन्स्क में जो है CIS का हेडक्वार्टर बनाया गया है। बाल्टिक राज्यों में अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर 3 राज्य हैं। लिथुआनिया है, लिथुआनिया की राजधानी जो है ये है विल्नियस। क्या है? विल्नियस है। इसके पश्चात दूसरा राष्ट्र है लाटविया, लाटविया की जो राजधानी है ये है रीगा है। और तीसरा राष्ट्र है एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी क्या है? ताल्लिन। क्या है? ताल्लिन। तो यह 3 राष्ट्र हैं जो रशियन फेडरेशन का ही पार्ट हैं, लेकिन वर्तमान में यह बाल्टिक राष्ट्र के तहत आते हैं। अगर यहाँ पर CIS के विषय में हम बात करें तो CIS का जो सबसे पहला राष्ट्र है वो तो रसिया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। एक तो रसिया हो जाता है जिसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो वह मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। यहाँ पर 2 मानचित्र हम अलग अलग परिदृश्य से लगाए हैं क्योंकि जिससे थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। कारण क्या है, एक ही मानचित्र में सब यहाँ पर स्पष्ट नहीं हमको मिल रहा था, तो इसलिए एटलस का ही दोनों पार्ट है। एक जो एटलस का पार्ट है यह यूरोप वाला सेक्शन का है, और ये वाला जो हमने मानचित्र लगाया है यह एशिया वाला पार्ट है। एशिया में भी आपको देखने को मिलता है रूस, और यूरोप में भी मिलता है, तो दोनों का सहारा लिया गया है। जहां पर जो आवश्यकता है उसको हमने लगाया है। यहां पर CIS में पहला तो आपको रूस मिलता है जो दोनों जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके पश्चात हमको देखने को मिलता है बेलारूस। तो ये देखिए, ये है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी जो है ये है मिन्स्क है। इसके पश्चात यूक्रेन मिलता है, ये भी यूक्रेन, यूक्रेन जो वर्तमान में आप कह सकते हैं रसिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो अतीत में यूक्रेन भी रसिया का ही पार्ट था। इसकी राजधानी क्या है? कीव है। क्या है? कीव है। इसके पश्चात आगे अगर देखें तो मालदाविया है,
मालदाविया जो है यहाँ पर ये देखिए छोटा सा राष्ट्र है, ये है मालदाविया। ये भी अतीत का रसिया का ही पार्ट था। तो मालदाविया की राजधानी जो है ये है किसिनेव, ये भी यूरोप का ही पार्ट है। इसके पश्चात आपको देखने को मिलता है जॉर्जिया है। अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो अब यह यूरोप वाले सेक्शन में नहीं नजर आता है, यह एशिया वाले मानचित्र में नजर आता है। एशिया वाले मानचित्र में आप देखिए यहाँ पर रसिया के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलता है, ये है जॉर्जिया का पार्ट। क्या है? जॉर्जिया है। जॉर्जिया की राजधानी यहाँ पर है थिलिसी, जो यह भी यूरोप का ही पार्ट है। इसके पश्चात मिलता है आर्मेनिया। यहाँ पर आपको छोटा सा एक राष्ट्र मिलता है, जो एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर तुर्की, एक तरफ सीरिया, और यहाँ पर इसके मध्य में अक्सर आप देखते हैं कि आर्मेनिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो आर्मेनिया की जो राजधानी है ये है एरेवान। क्या है? एरेवान। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलता है अजरबैजान। इनको सबको हटाएंगे तभी तो दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई कैसे पड़ेगा, इसलिए हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ए मिलता है, देखिए ए है अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी जो है ए है बाकू है। क्या है? बाकू है। इसके पश्चात मिलता है तुर्कमेनिस्तान। अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है ये है बहुखाबाबाद, बहुखाबाद। फिर इसके पश्चात आपको मिलता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देखिए यहाँ पर इसके जस्ट बगल में है उज्बेकिस्तान, इसकी भी बड़ी टेरिटरी है। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ये है ताशकंद, एशिया। और इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस अतीत में या भविष्य में कर सकते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी तो उस समय वो ताशकंद में ही मौजूद थे, जो कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में विद्यमान है। इसी प्रकार जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान यहाँ पर ऊपर मिलता है, ये भी काफ़ी बड़ा राष्ट्र है, लैंड लॉक कंट्री है। इसकी राजधानी जो है अल में आता है, ये एशिया के पार्ट में आती है। इसी प्रकार आपको मिलता है ताजिकिस्तान, ये है ताजिकिस्तान का पार्ट। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है ये है दुशानबे है। क्या है? दुशानबे है। और यहाँ पर मिलता है ये है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की जो राजधानी है ये है तुरंजे, ये भी एशिया का पार्ट है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर 11 राष्ट्र लिखे गए हैं, प्लस एक रूस है, तो ये मिला के 12 हो जाते हैं। तो 12 जो हैं CIS के पार्ट हैं, और 3 जो हैं यह बाल्टिक हैं। तो ये सब 15 राष्ट्र वर्तमान में हैं, अतीत का जो USSR था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रसिया की, अर्थात वर्तमान का जो रूस है, तो यह भी काफ़ी बड़ा है वर्तमान में। अगर रूस का हम टोटल एरिया देखें, जो वर्तमान का रूस है, इसका एरिया लगभग 1,70,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात पूर्ववर्ती सोवियत संघ के क्षेत्रफल का यह 70% है। अतीत का जो सोवियत संघ था, जिसमें रसिया के साथ साथ 14 और राष्ट्र शामिल थे, इन सब के टोटल एरिया का जो वर्तमान का रूस है, यह 70% अकेले एरिया कवर करता है। अकेले इसके अंतर्गत इतना क्षेत्र आता है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 147 मिलियन है। इसका जो विस्तार है यह पूरब से पश्चिम विस्तार, अर्थात इस तरह से विस्तार इसका काफ़ी ज़्यादा है। यह विस्तार है 9,600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, इस प्रकार से जो विस्तार इसका मिलता है यह है 4800 किलोमीटर। इसका जो आकार है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसकी राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। अगर हम इसके अवस्थिति के विषय में चर्चा करें, अर्थात इसका लोकेशन, तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में अवस्थित रूस का विस्तार पश्चिम में बाल्टिक राष्ट्र, अभी हमने देखा, इसका बाल्टिक राष्ट्र के साथ तक सीमा है, क्योंकि ये रूस का ही पार्ट है। तो बाल्टिक राष्ट्र के साथ इसकी सीमा साझा होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कह रहा है बाल्टिक सागर से लेकर के पूर्व में प्रशांत तक, अगर आप पूर्व में इसी के आप इधर जाएं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये जो है पार्ट, ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। साथ में अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में जो है, उत्तर में आप देखिए यहाँ पर जो सागर है, इस सागर का नाम है आर्कटिक सागर। क्या नाम है? आर्कटिक सागर। ये आर्कटिक सागर का पार्ट है। इसी प्रकार अगर दक्षिण में हम जाएं तो दक्षिण में हमको मिलता है देखने को तुर्की। क्या मिलता है? तुर्की। ये जो टर्की पार्ट है यह भी इसी का पार्ट है। तो तुर्की मिलता है दक्षिण में, और ईरान भी मिलता है इसके दक्षिण में ही, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर ईरान का पार्ट देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें, यह 14 देशों की सीमा रेखा छूता है। तो 14 देशों की सीमा रेखा क्यों नहीं छुएगा? अगर 14 राष्ट्र
इसी से अलग होकर के बने हैं, तो उन सब की सीमा तो यहाँ पर लगती ही लगती है किसी ना किसी रूप में। तो इस प्रकार से 14 देशों के साथ यह सीमा अपना साझा करता है। इसे 8 समय विभागों में विभक्त किया गया है, अर्थात जैसे भारत की टाइमलाइन की बात करें तो भारत की एक टाइमलाइन है जो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, लेकिन रूस का एरिया इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि यहाँ का कार्य एक टाइमलाइन से निर्धारित नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 8 टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन राष्ट्र है जहाँ पर सर्वाधिक टाइम जोन बनाया गया है, तो वह है रसिया। उसका कारण है कि इसका पूर्व पश्चिम विस्तार काफी ज्यादा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यूराल पर्वत श्रेणी द्वारा, यह यूरोपीय एवं एशियाई भागों में पृथक किया जाता है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं यह है यूराल पर्वत का, क्या है ये जो पार्ट है ये है यूराल पर्वत का। और यूराल पर्वत के अगर हम बात करें पश्चिम का जो भाग है और इसके पूरब का जो भाग है, इसका अलग अलग नाम है। जो पश्चिम का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है यूरोपीय भाग को रूस, क्या कहते हैं, यूरोपीय भाग को रूस कहते हैं। और जो एशियाई भाग है अर्थात जो एशिया की तरफ का भाग है ये वाला, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं साइबेरिया। क्या कहते हैं, साइबेरिया। तो यह नाम हमको थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, कभी काल हो सकता है कभी थोड़ा ट्विस्टिंग टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यूराल पर्वत के पश्चिम भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसको रूस कहते हैं, और यूराल पर्वत के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो साइबेरिया कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसका नाम है मॉस्को गोरकी क्षेत्र। रसिया का सबसे विशाल औद्योगिक क्षेत्र है मॉस्को गोरकी क्षेत्र। अब मॉस्को गोरकी क्षेत्र का जो हम अगर विस्तार देखें तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन कहीं ना कहीं इसी रीजन में आता है, मॉस्को गोरकी रीजन में आता है। यह सोवियत संघ के समय से ही सर्वाधिक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है और यूरोपीय भाग में पड़ता है। मॉस्को जो गोरकी क्षेत्र है इसकी राजधानी मॉस्को है। तो मॉस्को क्या है, अर्थात अगर हम बात करें मॉस्को गोरकी जो क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ा जो शहर है उसका तो नाम मॉस्को ही है। और मॉस्को एक प्रकार से सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ रूस का राजधानी शहर है। तो वही लिखा है कि यह रूस की क्या है, राजधानी है। यहाँ की अरीय प्रारूप वाले रेल मार्गों का केंद्र एवं एक बृहद बाजार है। मशीन, रसायन एवं हल्के उद्योगों के साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण एक बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र भी है। निम्न स्तर के लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है मॉस्को तुला क्षेत्र। अर्थात जो मॉस्को तुला क्षेत्र है यह किस लिए जाना जाता है, यह निम्न स्तर का लिग्नाइट कोयला, क्योंकि कोयले का भी 3 रूप होता है, उसमें एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है उसका नाम लिग्नाइट होता है। तो यहाँ पर जो निम्न स्तर का कोयला है, जो लिग्नाइट टाइप का कोयला है, यह कहाँ पाया जाता है, तो उसका नाम है मॉस्को तुला क्षेत्र या मॉस्को के ही क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें बाल्टिक का, तो बाल्टिक सागर तथा लादोगा झील, आर्कटिक महासागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, इन सभी से नदियों द्वारा मॉस्को जुड़ा हुआ है। आप अगर देखें तो यहाँ पर उत्तर में आर्कटिक सागर मिलता है जो किसी ना किसी रूप में मॉस्को नदियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नदियाँ जो हैं मॉस्को को जोड़ती हैं आर्कटिक सागर से। यह मॉस्को आप देखेंगे यहाँ पर डॉन नदी है जिसके माध्यम से यह ब्लैक सागर से जुड़ता है। फिर यह काला सागर से, कैस्पियन से भी जुड़ता है, कहीं न कहीं कैस्पियन से भी तो जुड़ता है। साथ में यहाँ पर एक नदी है एक झील है जिसका नाम है लोदाग, तो लद्दाख झील से भी जुड़ता है। तो वही लिखा है बाल्टिक सागर से जुड़ता है, लदोगा झील से जुड़ता है, आर्कटिक महासागर से, काला सागर से और कैस्पियन सागर से या नदियों के द्वारा जुड़ा हुआ है मॉस्को शहर। यहाँ पर अगर हम अगले शहर की बात करें तो गोरकी तुला क्षेत्र। अगर हम गोरकी तुला क्षेत्र के विषय में बात करें तो यह भारी इंजीनियरिंग तथा विभिन्न उद्योगों से भरा क्षेत्र है। स्टील मिल, रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, वायुयान और खाद्य प्रसंस्करण इसके अन्य प्रमुख उद्योग हैं। इसमें जो सबसे पहला क्षेत्र देखने को मिलता है उसका नाम है इवानोवो। क्या नाम है? इवानोवो। अब आप देखिएगा यहाँ पर मॉस्को है और इसी मॉस्को के थोड़ा सा बगल में आपको मिलता है इवानोवो क्षेत्र। लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इवानोवो क्षेत्र किसका पार्ट है? यह गोरकी तुला का
क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए, एक मास्को है और एक गोरकी। तो मास्को में तो मास्को आ गया, और गोरकी जो क्षेत्र है, तो शेष जो पार्ट है उसको कहते हैं गोरकी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मास्को गोरकी में ही सारे पार्ट हैं, लेकिन मास्को को केवल मास्को कहा गया है और शेष सभी को गोरकी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो शहर है उसका नाम है इवानोव। इवानोव जो है यह वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र होने के कारण इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी गोरकी तुला क्षेत्र में एक है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को हम यहाँ पर ये देखिए, ये है सेंट पीटर्सबर्ग। इसकी चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी करते हैं। जब हम लोग टाइगर के संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है T/2, और इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक सम्मेलन हुआ था कि हम लोग टाइगरों की संख्या को डबल कर लेंगे। उसकी चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में करते हैं, तो इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग हमको याद होना चाहिए। और यहीं पे एक है स्थान, सेंट पीटर्सबर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेनिनग्राद कहते हैं। बाल्टिक सागर के प्रवेश स्थल पर स्थित इसका सामरिक महत्व है बहुत अधिक, क्योंकि यह स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए यहाँ पर जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, यूरोपियन राष्ट्र चाहे हम बात करें बाल्टिक राष्ट्र, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रूस है, रूस का डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है किसमें? अटलांटिक ओशन में हो जाता है, आर्कटिक में हो जाता है। तो उन सब में यह सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। साथ में अगर हम बात करें कि ट्रांस जो साइबेरियन रेल मार्ग है उसका यह अंतिम टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेल जो प्रारंभ होती है वह रसिया के पूर्वी सेक्शन अर्थात व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो इस आधार पर यह स्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेंट पीटर्सबर्ग। अगर हम बात करें इसी गोरकी क्षेत्र में एक और प्रमुख स्थान है जिसका नाम है अर्खानजेलस्क। क्या नाम है? अर्खानजेलस्क। अगर हम अर्खानजेलस्क की बात करें तो अर्खानजेलस्क देखिए यहाँ पर इसी को कहते हैं अर्चानजेल। क्या कहते हैं? अर्चानजेल। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो अर्खानजेलस्क का नाम देख सकते हैं, ये है अर्खानजेलस्क, ये है अर्खानजेलस्क। आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हम कहते हैं व्हाइट सागर। तो क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं हम लोग व्हाइट सागर। श्वेत क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा त्रुटि है, ये होगा श्वेत। श्वेत सागर के तट पर अवस्थित है, मुख्य लकड़ी उद्योग का केंद्र है एवं महत्वपूर्ण पत्तन, जहाँ से लकड़ी निर्यात की जाती है। क्योंकि ये जो सेक्शन है ट्रांस साइबेरिया वाला, क्या कहें जो आर्कटिक सर्किल के पास वाला है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं शंकुधारी, और शंकुधारी वनस्पतियाँ जो होती हैं ये काफ़ी कोमल होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की लकड़ियों का प्रयोग हम कह सकते हैं इमारती लकड़ी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और लकड़ी कह सकते हैं कागज उद्योग में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ में अगर हम अगले शहर की बात करें जो गोरकी क्षेत्र में है, उसका नाम है मरमांस्क। क्या नाम है? मरमांस्क। अब मरमांस्क कहाँ है ये भी हमको देखना है। अगर हम मरमांस्क की बात करें तो यह कोला प्रायद्वीप में अवस्थित है। तो कोला प्रायद्वीप कहाँ है ये पहले हम देख लेते हैं। तो यह जो सेक्शन है ये है कोला प्रायद्वीप, इसे हम कहते हैं कोला प्रायद्वीप। और इसी कोला प्रायद्वीप में ये जो नगर है, इसी नगर का नाम है मरमांस्क। क्या नाम है? मरमांस्क। तो आर्कटिक महासागर में व्लादिवोस्तोक की ओर जाने वाले मार्ग का एकमात्र हिमरहित पत्तन है। अगर आपको व्लादिवोस्तोक जाना है तो व्लादिवोस्तोक जाने के लिए यहाँ पर आपको एक हिमरहित पत्तन जो प्राप्त होता है उसी का नाम है मरमांस्क। और मरमांस्क अगर देखा जाए तो उत्तरतम एक पोर्ट है जहाँ पर हिमरहित पोर्ट हमको देखने को मिलता है। वैसे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के भी पत्तन आपके हिमरहित मिलते हैं, और उसके पीछे कारण है जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है। यहाँ पर अगर हम अगले नगर की बात करें तो अगला नगर जो मिलता है ये है पेत्रोजवास्क। के नाम है पेत्रोजवास्क। अब यहाँ पर पेत्रोजवास्क की अगर बात करें तो यह जो नगर मिलता है, यहाँ पर एक झील है जिस झील का नाम है ओनेगा झील। ये झील है, ये देखिए ओनेगा झील का सेक्शन है, और इसी ओनेगा झील के किनारे स्थित जो नगर है उस नगर का नाम है क्या? उसका नाम है
पेत्रोजावस्क। क्या नाम है? पेत्रोजावस्क। यहाँ पर यही लिखा है पेत्रोजावस्क जो है यह ओनेगा झील के किनारे अवस्थित है एवं लकड़ी, किडनी इत्यादि का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर हम अगले नगर की बात करें जो गोरकी क्षेत्र में आता है, उसका नाम है बेल्गोग्राद। क्या नाम है? बेल्गोग्राद। अगर हम बेल्गोग्राद के विषय में डिस्कस करें तो बेल्गोग्राद जो है यह वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। यहाँ पर ये देखिए, ये है वोल्गा नदी और इसी वोल्गा नदी के तट पर स्थित स्थान है जिसका नाम है वोल्गोग्राद। क्या नाम है? वोल्गोग्राद। यह वोल्गोग्राद जो है यह वोल्गा नदी के तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण शहर है एवं यहाँ जल विद्युत परियोजना की स्थापना हो चुकी है। इंजीनियरिंग, तेल शोधन एवं हल्के उद्योग यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा क्षेत्र प्रारंभ होता है, पहला तो क्षेत्र हो गया मास्को गोरकी क्षेत्र, दूसरा अब जो क्षेत्र है उसका नाम है यूराल औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात इसका विस्तार इस यूराल पर्वत श्रेणी के आसपास में देखने को मिलता है। तो यूराल पर्वत श्रेणी के आसपास के क्षेत्र का जो नामकरण है वह इसी यूराल श्रेणी के नाम पर किया गया है, जिसको हम कहते हैं क्या? यूराल औद्योगिक क्षेत्र। यह औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही विकसित क्षेत्र है जहां मुख्यतः भारी एवं धातु आधारित उद्योग मुख्य हैं। इसे मध्य यूराल एवं काराबास से तांबा, निझनी तागिल एवं मैग्नेटोगोर्ग से लोहा अयस्क और सारेनी से क्रोमियम प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उपलब्ध नहीं है, अतः इसे रेल द्वारा कुजबास, कारागंडा से प्राप्त किया जाता है। अर्थात ये जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर लौह अयस्क तो प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं, तांबा का भी प्रमुख मात्रा में भंडार है, लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए हमको कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्षेत्र में कोयले का हमको भंडार देखने को नहीं मिलता है। तो कोयले को हम रसिया के अन्यत्र क्षेत्र से क्या करते हैं? उसको यहाँ पर लाते हैं। और कहाँ से लेके आते हैं? रेल मार्ग के द्वारा। तो कुजबास और कारागंडा से हम इस कोयले के कह सकते हैं भंडार को या कोयले को प्राप्त करके यहाँ पर लाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में आगे करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इस यूराल जो सेक्शन है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें एक नगर मिलता है जिसका नाम है ऊफा। क्या नाम है? ऊफा। ऊफा यहाँ पर है। तो यह यूराल श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है एवं यहाँ काफ़ी अधिक भंडार युक्त खनिज तेल संसाधन है। अर्थात खनिज तेल संसाधन का यहाँ पर भंडार पर्याप्त मात्रा में है। तेल शोधन एवं पेट्रो रसायन इकाई का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी प्रकार दूसरा जो हमको नगर मिलता है, जो महत्वपूर्ण नगर है, वह है क्या? पर्म। क्या नाम है? पर्म। तो पर्म इसके थोड़ा सा देखिए उत्तर में है। यह यूराल श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है। यह भी तेल शोधन एवं पेट्रो रसायन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन है जो हमको समझना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें निझनी तागिल, तो निझनी तागिल देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी आपको लोकेशन एटलस में नहीं मिलेंगे। हमने आपसे कई बार कहा है कि बहुत से ऐसे लोकेशन होते हैं जो पुस्तकों में लिखित रूप में मिलते हैं, लेकिन एटलस में उनका लोकेशन आपको ट्रेस नहीं होता है। तो इसलिए आपको दोनों टर्म को समझना है। एक तो आप इनको एटलस में लोकेट भी करें, साथ में आप इनको पढ़ने का भी प्रयास करें। तो जो निझनी तागिल का क्षेत्र है, यह क्षेत्र यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए गलत हो गया लिखने में, इसको कहते हैं निझनी, इसे निझनी तागिल क्षेत्र। तो यहाँ पर से देखने को मिलता है। यह भी यूराल श्रेणी के मध्य भाग में अवस्थित है एवं यहाँ लौह अयस्क के प्रचुर भंडार विद्यमान है। यहाँ भारी इंजीनियरिंग एवं धातु आधारित उद्योग स्थापित हैं। अगर हम बात करें इसी यूराल श्रेणी में एक और प्रमुख नगर है जिसका नाम है मैग्नेटोगोर्स्क। क्या नाम है? मैग्नेटोगोर्स्क। यह यूराल श्रेणी के दक्षिण भाग में अवस्थित है। यहाँ पर आपको उच्च किस्म का लौह अयस्क, अर्थात जो लौह का भी कई प्रकार का वहाँ पर मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है, बहुत प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। उसी में जो उच्च क्वालिटी का लोहा होता है या अयस्क होता है लोहे का, उसी का नाम है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का जो भंडार एवं लौह इस्पात उद्योग है, ये कहाँ पर मिलता है? यह है मैग्नेटोगोर्स्क में। कहाँ पर है? मैग्नेटोगोर्स्क में है और यह यूराल श्रेणी के दक्षिण भाग में
स्थित स्थान मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है मैग्नेटोगोर्स्क। इसी प्रकार आपको मिलता है चेलियाबिंस्क। क्या मिलता है? चेलियाबिंस्क। ये जो चेलियाबिंस्क है, यह देखिए यहाँ पर है, यह भी यूराल क्षेत्र में ही आता है। लौह इस्पात उद्योग एवं मशीन टूल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे अगर संक्षेप में हम बात करें, जो यूराल औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर तेल के भंडार हैं, साथ में यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं, लेकिन कोयले का यहाँ पर भंडार नहीं पाया जाता। तो इतनी बातें अगर हमें स्पष्ट हैं तो प्रश्न को बनाने में कोई असुविधा होने वाली नहीं है। इसी प्रकार अगर हम आगे डिस्कस करें तो अगला हमको जो नगर मिलता है वह है सरगुई तोबुलस्क। क्या नाम है? सरगुई तोबुलस्क। अब यह जो सरगुई तोबुलस्क है, यह शहर पश्चिमी साइबेरिया मैदान में अवस्थित है एवं तेल शोधन और पेट्रो रसायन इकाइयों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सरगुई तोबुलस्क। तो आपको इतने सेक्शन के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें, आगे हमको नगर मिलता है जिसका नाम है कुजबाज क्षेत्र। क्या नाम है? कुजबाज क्षेत्र। अब अगर कुजबाज क्षेत्र के विषय में हम बात करें, कुजबाज क्षेत्र यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है इस वाले सेक्शन में। ये है कुजबाज का क्षेत्र। अब कुजबाज का जो क्षेत्र है, यह एशियाई रूस में साइबेरिया के पश्चिम में, कहाँ पर? साइबेरिया के पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ विस्तृत एंथ्रासाइट कोयला का उच्च गुणवत्ता युक्त निक्षेप पाए जाते हैं। इसके उत्तरी क्षेत्र में कागज और लुगदी उद्योग महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखते हैं कि इस कुजबाज क्षेत्र में कौन कौन से स्थान है जो हमको समझना है। इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र मिलता है ये है नोवोसिबिर्स्क। क्या नाम है? नोवोसिबिर्स्क। अब नोवोसिबिर्स्क के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ये मिलता है नोवोसिबिर्स्क। ये है नोवोसिबिर्स्क, जो किसका पार्ट है? कुजबाज का क्षेत्र है। यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण पत्तन है और महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह केंद्र जल विद्युत इंजीनियरिंग, उत्पादन और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पर आप आइए बैक साइड में, यहाँ पर जब हमने आपसे कहा कि उराल जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वह स्थान है कुजबाज का क्षेत्र। तो कुजबाज का जो क्षेत्र है, जो इस यूराल से थोड़ा सा आपको पूर्व में देखने को मिलता है, तो यहीं पर एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ये यहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं? ये देखिए, ये है नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो किसका पार्ट है? कुजबाज का क्षेत्र है। इसी प्रकार नोवोकुज्नेत्स्क इसी के थोड़ा सा नीचे मिलता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है नोवोकुज्नेत्स्क। अब नोवोकुज्नेत्स्क जो है यहाँ पर है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो लौह इस्पात उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है और यह किसका पार्ट है? कुजबाज क्षेत्र का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें बर्नौल की, तो यह रूस का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो बर्नौल भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें क्रास्नोयार्क, क्या बात करें? क्रास्नोयार्क तो एनसी नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी है? तो एनसी नदी। यहीं पर आप देखेंगे आपको एक नदी मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है? यनसी नदी। और इसी यनसी नदी के तट पर स्थित जो स्थान है उसी का नाम क्या है? क्रास्नोयार्क। क्या नाम है? क्रास्नोयार्क। तो इस स्थान के विषय में अगर हम बात करें तो जल विद्युत बृहद लिग्नाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह लौह इस्पात उद्योग एवं इंजीनियरिंग उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्राटस्क की, इसकी बात करें ब्राटस्क की, तो अंगारा नदी के किनारे अवस्थित इस शहर में विश्व की उच्चतम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपको यही बगल में ही एक और नदी मिलती है, और जिस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है अंगारा। अंगारा नदी के तट पर आपको जो मिलता है उसी का नाम है यहाँ पर टाटस्क। इसी प्रकार अगर हम बात करें इरकुटक, इरकुटक जो है यह बैकाल झील, यहाँ पर जो ये बैकाल झील का आप ये सेक्शन देख रहे हैं, इसी बैकाल झील के यहाँ पर ये जो स्थान मिलता है इसी का नाम है इरकुटक। इरकुटक जो है बैकाल झील के पश्चिमी तट पर अवस्थित स्थान है। इसका पार्ट है, यह कुजबाज का क्षेत्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चेरेमखो की, तो चेरेमखो भी जो है यह भी कुजबाज का ही पार्ट है। जूते, रसायन घड़ियां इत्यादि उद्योग के लिए
यह मुख्य केंद्र है जिसका नाम क्या है, चेरेम-खो। तो इतने स्थान हैं जो किसके पार्ट हैं, कुजबाज के क्षेत्र हैं। तो हमको कुजबाज क्षेत्र याद करना है, यूराल का औद्योगिक केंद्र याद करना है तथा मॉस्को गोर्की का क्षेत्र याद करना है। साथ में एक सेक्शन और इस रसिया का है जो प्रशांत महासागर के तट पर बसे शहर हैं। इसमें आपको मिलता है व्लादिवास्तक। व्लादिवास्तक ये देखिए रूस का सबसे पूर्वतम बिंदु है जो जापान सागर के तट पर अवस्थित एवं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है, क्योंकि ट्रांस साइबेरिया का जो रेल मार्ग है यह सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होता है और कहाँ तक आता है, इस व्लादिवोस्तोक तक आता है। पूर्वी एशियाई रूस में मत्स्यन, चमड़ा, माचिस एवं जहाज निर्माण उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करें खबारोवस्क की अगर हम बात करें, खबारोवस्क इसके थोड़ा सा आप देखिए उत्तर में मिलता है, यहाँ पर है, यह है खबारोवस्क। यह जो है कृषि उपकरण उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य केंद्र है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ये है कोमसोवलस्क। क्या है, कोमसोमोलस्क। कोमसोमोलस्क जो है यहाँ पर ऑटो मिल इकाई के लिए मुख्य केंद्र है और यह उद्योग के लिए जाना जाता है। यह भी किसका पार्ट है, तो यह भी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित स्थान है। इस स्थानों को हमको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। ये स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम अगले राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र हमको मिलता है यूक्रेन। ये है यूक्रेन का पार्ट। अगर हम यूक्रेन के विषय में बात करें तो इसका टोटल एरिया है 6,03,700 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है 49.1 मिलियन है। राजधानी जो है ये है क्यू है। भाषा यूक्रेनियन और रूसी है। पूर्व सोवियत संघ के दक्षिण पश्चिम में स्थित यूक्रेन को दिसंबर 1991 में स्वतंत्रता मिली थी। रूस एवं बेलारूस के दक्षिण में और काला सागर के उत्तर में अवस्थित यह स्थान है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कीव जो यहाँ की राजधानी है, किसकी, यूक्रेन की, यह यूक्रेन की राजधानी एवं बृहद औद्योगिक केंद्र जहाँ दोनोत्स्क से कोयला तथा क्रियोराग और कर्च से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनेत्स्क या दोनबास का रीजन, आजकल तो यह बहुत चर्चा में है। कारण क्या है, यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो यह सेक्शन है दोनबास का। यह काला सागर के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ उच्च किस्म के बिटुमिनस कोयला भंडार प्राप्त किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें निकोपोल की, तो निकोपोल जो है यह नीपर नदी के तट पर स्थित है। तो आपको यहाँ पर नीपर नदी देखने को मिलती है, ये है नीपर नदी और इसी नीपर नदी के तट पर स्थित जो शहर है उसका नाम है निकोपाल। निकोपाल शहर में प्रचुर मैग्नीज भंडार पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कर्च की बात करें तो कर्च प्रायद्वीप में अवस्थित इस क्षेत्र में वेनेडियम भंडार पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है एक कर्च का पार्ट है। यहाँ पर एक कर्च स्ट्रेट भी यहाँ पर मिलती है। तो कर्च प्रायद्वीप में अवस्थित इस क्षेत्र में वेनेडियम का भंडार पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम अगले प्रमुख नगर की बात करें तो अगला प्रमुख नगर जो है उसका नाम है नेप्रोपेट्रोवस्क। क्या नाम है, नेप्रोपेट्रोवस्क। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डी है ए, लेकिन डी क्या है, साइलेंट है, लेकिन नाम यही है। यहाँ पर यह नीपर नदी के किनारे अवस्थित है, जहाँ नीपर नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। इसी प्रकार अगर हम एक और प्रमुख नगर की बात करें वो है रास्टोव। रास्टोव यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां लौह इस्पात जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। तो ये सेक्शन जो है ये सब यूक्रेन के ही पार्ट में स्थापित है। अगर हम अगले नगर की बात करें तो अगला नगर जो हमको प्रमुख मिलता है यूक्रेन में वो है क्रिवोराग। क्या नाम है, क्रिवोराग। यह लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करें खारकोव की तो खारकोव भी आपको मिलता है, ये यहाँ पर मिलता है। इसकी भी चर्चा आप रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में लगातार सुन रहे हैं। और यहाँ पर नीचे तो क्रीमिया है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर खारकोव है, यह मशीन निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इतने सेक्शन थे जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी भी कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट बचे हुए हैं जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।